गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 23 जुलाई 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर से हम उन्हीं न्यूज़ को पढ़ेंगे, उन्हीं आर्टिकल को पढ़ेंगे जो हमारे लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। उनको भी हम दो कंपोनेंट में भाग के पढ़ेंगे। पहला क्या होगा, करंट अफेयर, यानी कि जो न्यूज़पेपर के अंदर दिया गया है वही, और दूसरा इसका पार्ट होगा स्टैटिक, जो कि न्यूज़पेपर के अंदर नहीं आया है लेकिन करंट अफेयर से मिलता है, तो इसी वजह से एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी सो दैट आप प्रीलिम्स की तैयारी तो करें ही करें, साथ में आपकी जो मेंस की इंटर लिंकेज की तैयारी होनी चाहिए वो भी यहाँ पर होती हुई चलती रहे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज के प्रीलिम क्वेश्चन को। देखिए, ये क्वेश्चन बात करा ICAR के बारे में। क्यों कर रहा है, क्योंकि कल ही मैंने आप लोगों को मेजी रेवोल्यूशन के बारे में समझाया था, यानी कि मक्के की क्रांति जो हुई है और उसके अंदर क्या किया जा रहा है, CRISPR-9 टेक्नोलॉजी के तहत में हम देखते हैं ICAR जो है वो और ज़्यादा इसमें एडवांसमेंट कर रहा है। तो 2-3 दिन से मैं यही आप लोगों को पढ़ा रही थी। अगर हम बात करें इससे पहले जाके टबैको की, तो उसमें भी हम देख रहे थे कि क्या है, ICAR जो है वो उसमें काम कर रहा है। फिलहाल इसी में देख लेते हैं कि ICAR जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है। ये पहली स्टेटमेंट कह रही है, आपसे सवाल जो है वो करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि इसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो प्राथमिक उद्देश्य है वो होता है एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च करना, एजुकेशन करना, और ये ओवरऑल पूरे इंडिया में ही काम करता है। इसमें हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल साइंस भी आती है। तो जल्दी से आप लोग मुझे इसका आंसर बता दीजिए। देखिए, पहली स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जगह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ही आती है। सो ऑन दैट बिहाफ दिस इज़ इनकरेक्ट। नाउ एक गलत हो गया है, तो यानी कि ये दो तो स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई है। 50-50 हमारे पास है, या तो ऑप्शन बी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। क्या लग रहा है आप लोगों को? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है। इसमें फिशरीज़ भी आती है और एनिमल साइंसेस भी इसके अंदर ही आता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की बेहतरीन खबर, जो कि हमारी फर्स्ट यहाँ पर न्यूज़ है अबाउट मैसूरू कैप्टन सुप्रीता, जो कि पहली वुमन ऑफिसर होने वाली है जो कि सियाचिन के ऊपर तैनात की गई है। कैप्टन सुप्रीता जो है वो मैसूरू से हैं और ये पहली वुमन ऑफिसर कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस से निकल कर आई हैं, जो ऑपरेशनली डिप्लॉय की जाएंगी सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर। अब आप लोगों को पता है सियाचिन ग्लेशियर कितनी ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर है। इवन यहाँ से लगातार चाइना के साथ में भी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो होते रहते हैं। तो ब्रेकिंग बैरियर्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है कैप्टन सुप्रीता के द्वारा। वो एक तरीके से अपनी स्ट्रेंथ, अपनी डिटर्मिनेशन को यहाँ पर शो करने वाली है वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन के ऊपर में। खैर, इनके बारे में कुछ और बात की जाए तो इन्होंने 2021 के अंदर एज ए लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था। इन्होंने 2024 के रिपब्लिक डे के ऊपर पहली बार अपने हस्बैंड के साथ में भी एज अ कपल की तरह दोनों ने मार्च किया था कर्तव्य पाथ के ऊपर भी। तो ये भी इनकी एक जो न्यूज़ में आने की वजह उस समय पे बन गई थी। फिलहाल हम आते हैं हमारे एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल की तरफ, जो कि बात कर रहा है यूविन। अब यहाँ पर ये GS पेपर 3 के अंदर इम्पोर्टेंट हो जाता है। हेल्थ के कंपोनेंट के अंदर क्या क्या स्कीम है गवर्नमेंट की, चलिए समझते हैं। देखिए, यूविन, कोविन आप लोगों को कुछ याद है, इस जैसा ही कुछ नाम होता था। यूविन का यहाँ पर मतलब है एक 100 डे हेल्थ एजेंडा, कंट्री वाइज चल रहा है यूविन के नाम से। और यूविन के अंदर आती है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन तो कोविन के अंदर भी आती थी, तो इसके लिए एक अलग से गवर्नमेंट को नाम लेके कोई एप्लीकेशन या जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है ये क्यों लाना पड़ा? रीज़न बिहाइंड दैट कि यूविन जो होने वाला है वो होने वाला है चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए। हमने पहले उन लोगों को इतनी ज़्यादा जो कोविड की वैक्सीन थी वो नहीं दी थी। अब उनको 25 वैक्सीन के जो शॉट हैं वो मिलेंगे, जिसमें अलग अलग वैक्सीन के ऊपर उनका ध्यान भी रखा जाएगा। बचपन से लेके 6 साल की उम्र तक, यानी कि 1 महीने से लेके 6 साल की उम्र तक इसमें उनको हेपेटाइटिस की यहाँ पर वैक्सीन जो है वो भी दी जाएगी। इसमें कॉलेरा की मिलती है। इसके अंदर अलग अलग ऐसे वायरसेस जिनके लिए हमें इम्यूनिटी बनाना इम्पोर्टेंट है वो सब इसमें दिया जाता है। साथ ही में इसमें जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं फिलहाल उनको भी 2 डोज की यहाँ पर क्या मिलेंगी, वैक्सीन दी जाएंगी।
कुछ और बात करें तो देखिए इसको डिजिटलाइज्ड कर दिया गया है इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स, क्योंकि हम लोगों के पास पहले क्या करना पड़ता था, इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स जो होते थे उनको ऐसे ही रखना पड़ता था, राइट। लेकिन अब इसका डिजिटलाइजेशन हो गया, पूरे देश भर के अंदर में जितने भी बच्चे होंगे और उनको जितने टीके लगेंगे, टीकाकरण इसको हिंदी में बोला जाता है, जितने उनको टीके लगेंगे इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन, वो पूरी की पूरी जानकारी गवर्नमेंट के पास में रहेगी और ये नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पे ही इम्प्लीमेंट होगा। अब यूविन के इससे फ़ायदे क्या होंगे, इससे फ़ायदे यही होंगे, देखिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जिसकी वजह से यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो भी क्या कर सकती है, जो उनको अपनी पॉलिसीज़ वगैरह भेजनी है किसी बच्चे के लिए, किसी माँ के लिए, किसी प्रेग्नेंट वुमन के लिए, वो आराम से उस काम को कर पाएंगे। दूसरा यहाँ पर पोर्टेबिलिटी होगी, चिल्ड्रंस जो होंगे उनको अपनी पहली वैक्सीन मिलेगी किसी भी विलेज में, किसी भी सिटी में, जस्ट उनको क्या करना है कि अपने आप को रजिस्टर करना है बाय देयर पेरेंट्स, ऑब्वियसली बच्चे नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद उनको ज़रूरी नहीं है कि उसी हॉस्पिटल में जाकर दूसरी डोज भी अपनी लेनी पड़े, दे कैन बी एनीवेयर इन द कंट्री, वो इस कंट्री के अंदर कहीं पर भी हो सकते हैं और वहीं पर उनको वैक्सीनेशन मिल जाएगी, तो पोर्टेबिलिटी दिखाई देती है। पोर्टल शायद जो एरर्स होते हैं, ह्यूमन एरर्स हम देख रहे हैं, रेलवे के जो एक्सीडेंट्स हैं उनका भी कारण बनते हैं, तो ह्यूमन एरर्स को भी ये क्या करेगा, कम करेगा, दैट इज़ अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जो अफोर्ड मेंशन इम्यूनाइजेशन एक्सपर्ट्स है उनका ये बोलना है कि कैसे जो प्लेटफॉर्म है वो एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर सकता है। अगर एक हेल्थ वर्कर जो है वो एडमिनिस्टर करता है और रॉन्ग डोज बाय द वे दे देता है, तो वो क्या हो सकता है, शॉर्ट बिफोर टाइम ही प्लेटफॉर्म के अंदर उसको अलो कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा, जिससे एरर वगैरह कम होंगे कि आपको कौन सी दवाई देनी है, हेल्थ वर्कर को पहले ही पता होगा। अब यूविन जो है वो ग्रेनुअल भी होगा, इंडिविजुअलाइज डिटेल्स होंगी चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन की पूरी कंट्री के अंदर में। दूसरा हम देखते हैं इसके अंदर रजिस्ट्रेशन होगी बच्चों की भी, ताकि उनके लिए जो 0 डोज चिल्ड्रंस हैं उनको निकालना, उनको समझ पाना बिल्कुल अच्छे से समझ में आ पाए कि देखिए कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको वैक्सीनेशन ना मिली हो। उनको फर्स्ट डोज ऑफ डाइपथारिया, पेरिटोसिस एंड टेटनस, ये जो डीपीटी है ये उनको जन्म लेते ही यहाँ पर दे दी जाएगी विद इन सम टाइम। और रिसेंटली WHO और यूनिसेफ के द्वारा भी कुछ डाटा रिलीज किया गया जिसमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर 93% ऑफ द चिल्ड्रन जो हैं वो पहली वैक्सीन डोज तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद लगभग 1.6 मिलियन स्टिल चिल्ड्रंस आर देयर जो कि 0 डोज होते हैं, उनको नहीं मिलता, 7% आर देयर, राइट। तो इसी वजह से वो क्या रहते हैं, बीमारियों के बहुत ही बड़े पैमाने पर रहते हैं। इसी वजह से हमें ये काम करना, खासकर बात करें तो 2022 में ऐसी 5 स्टेट थी जिसमें बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड एंड महाराष्ट्र, जिसमें जो मेसेलियस होता है बच्चों के साथ में, जिसको आम भाषा में माता निकल आना भी बोलता है, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े पिंपल्स हो जाते हैं, वैसी दुर्घटनाएं हमें ज़्यादा देखने को मिली इन द केस ऑफ चिल्ड्रन। और उसका रीज़न यही है कि उनको क्या नहीं हुआ, पहले से अच्छी इम्प्लीमेंटेशन और अच्छे से उनका जो टीकाकरण है, वैक्सीनाइजेशन है, वो नहीं किया गया था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारा आज का आया हुआ है गवर्नर के ऊपर। हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, जीएस पेपर 2 के अंदर हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नर की पावर कितनी दी गई है और जुडिशरी क्या कर सकती है। ये दोनों सवाल यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिलहाल समझते हैं कि क्या केस है। देखिए, गवर्नर की इम्यूनिटी के ऊपर सवाल उठ रहा है, यानी कि गवर्नमेंट के पास में कितनी शक्तियाँ हैं। इम्यूनिटी क्या होता है, शक्तियाँ तो अलग होती हैं, पावर्स आर डिफरेंट। इम्यूनिटी किसी चीज़ से बचने की क्षमता। हमें पता है हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों ही जो होते हैं वो क्रिमिनल केसेस से मुक्त होते हैं जब तक ऑफिस में इनके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। अब ये कौन बताता है, आर्टिकल नंबर 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल टेल्स अबाउट द गवर्नर। तो जब यहाँ पर ये सारी बातें हो रही हैं और आर्टिकल 361 आ रहा है, तो अब ये एकदम से आर्टिकल 361 आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ बिकमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, ये कैसे चला जा रहा है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्यों, चलिए समझते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल की, जो कि है सीवी आनंदा बोस।
इनके ऊपर एक एक्यूजेशन लगाई जाती है इन्हीं की महिला एक अधिकारी के द्वारा, जो कि राजभवन के अंदर काम कर रही थी, एम्प्लॉय थी, और उनका कहना है कि इन्होंने उनको सेक्सुअली हैरेस किया है। देयर इज़ ए दिस इंसिडेंट इज़ अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट की यहाँ पर बात आ गई है, काफ़ी बड़ा ये इल्ज़ाम हो जाता है, और ख़ास कर कि जब ये आता है सामने, तो ऐसे केसेस के अंदर में क्या होना चाहिए, बिल्कुल जो यहाँ पर इंसान है जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को इन सारी चीज़ों को रोकने में एक बाधा बन रहा है, अपनी पावर का मिसयूज करता है, उसके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन अब बात आती है कि ये तो स्टेट के गवर्नर हैं, अब इनको तो इम्यूनिटी बनी हुई है कि इनके ऊपर तो क्रिमिनल चार्ज चल ही नहीं सकता है। लेकिन अब जस्टिस का क्या हो, न्याय का क्या हो, क्या ये समाज में एक अच्छी जो छवि है वो रख पाएगा, नहीं रख पाएगा, ये सारे सवालों की वजह से सुप्रीम कोर्ट जो क्या करता है, वो एक याचिका यहाँ पर प्रस्तुत की गई है कि एक बार दोबारा से चेक करिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नर ऑफ अ स्टेट को कितनी इम्यूनिटी इंजॉयबल लेवल पर दी गई है। अब 3 जजेस का यहाँ पर बेंच बैठने वाला है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी हैं, जस्टिस JB पारदीवाला एंड मनोज मिश्रा। ये तीनों के तीनों ऐसे हैं जो यहाँ पर इस इशू को, इस पिटीशन के ऊपर हम देखेंगे कि सुनवाई करेंगे। अब देखिए क्या क्या यहाँ पर बोला गया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 361 आर्टिकल जो है वो एक्चुअली में 3 फ्रेजेस के अंदर बटा हुआ है। पहला फ्रेज बोलता है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड, यानी कि कोई भी यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है चाहे कैसी भी स्थिति हो वो कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। आप किसी भी गवर्नर को एक्चुअली के अंदर में उसके ऑफिस में होते हुए आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। 2 बातें समझ में आती है। फिर हम पढ़ते हैं आर्टिकल 361 के क्लोज 2 को एंड आर्टिकल 361 के क्लोज 3 को। दोनों ही कहते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है और अरेस्ट जो है और इम्प्रिजनमेंट जो है वो एक्चुअली के अंदर में नहीं हो सकता। इन दोनों ही क्लोज को अब लेकर चला गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका करने वाला इंसान, और वह कह रहा है कि एक बार दोबारा से इसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्या पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। 2-3 हमारे पास केस है, जैसे 2015 में एक केस हुआ था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जहाँ पर हम देखते हैं कि MP का जो हाई कोर्ट था उन्होंने बोला था कि यहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट है उनको पूरी की पूरी प्रोटेक्शन मिली हुई है। ऐसे ही और केसेस हुए। एक 2006 में हुआ था रामेश्वरम प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गवर्नर की जो इम्यूनिटी है सिविल केसेस में वो यहाँ पर बिल्कुल मान्य है, लेकिन जैसे ही उनकी पोस्ट से वो हट जाते हैं तो उसके बाद में उनके ऊपर क्या हो सकता है, केस चल सकता है। सो खैर अभी इसके ऊपर डिबेट है कि वेदर जो एग्जीक्यूटिव इम्यूनिटी है वो एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन तो नहीं मिल गया है यहाँ पर। अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी वो समय के साथ साथ हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे इस पूरे के पूरे टॉपिक को। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को PPT या PDF के रूप में हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं जो कि न्यूज़पेपर से भी होते हैं और जो आपके स्टैटिक यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ज्योग्राफी, फ़िलहाल हम इसके नोट्स भी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर किए जा रहे हैं। चैप्टर वाइज जो है आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं प्रीलिम्स के लिए, रिवीजन के लिए, ताकि कल को जब आप प्रीलिम्स में 25 मई को जाकर बैठें उससे कुछ दिन पहले आपके पास पढ़ने के लिए शॉर्ट नोट्स हो, क्रिप्स नोट्स हो, आपके पास पता हो कि आपको क्या पढ़ना है। तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम का चैनल, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा इसी वीडियो में। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली भी इसको इस हैंडल से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल देखते हैं आगे, और ये आर्टिकल जो है ये बात कर रहा है GS पेपर 3 एंड 1 दोनों के बारे में। 1 क्योंकि यहाँ पर हम फिज़िकल ज्योग्राफी से फिनोमिना समझेंगे ओशन का, और 3 क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए क्या ये सम्मेलन है, ज़्यादातर तो इसमें क्या हो सकता है कि प्रीलिम्स से एक सवाल आ सकता है। क्या किया गया है, देखिए AI का इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल यानी कि इंटेलिजेंस जो है, कृत्रिम यहाँ पर जो समझ है उसका इस्तेमाल करते हुए क्या किया गया है कि जो रोग वेव्स होती है, रोग वेव्स कौन सी होती हैं, ऐसी यहाँ पर वेव्स जो क्या कर सकती हैं,
एकदम से बहुत स्पीड के अंदर आती हैं और यूजुअल जो वेव्स होती हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट होती है। अब ये रोग वेव्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हम देखेंगे कि हार्मफुल हो जाती हैं या फिर स्ट्रेसफुल हो जाती हैं यहाँ पर जो शिप्स होते हैं उनके लिए। और क्योंकि ये बहुत रैपिडली आती हैं तो इनका पहले पता लगाना भी बहुत मुश्किल होता था। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और यही हम देखते हैं यहाँ पर कि कैसे बिलियंस ऑफ डाटा का इस्तेमाल किया गया है। नेटवर्क ऑफ 172 ओशन व्योन्स का इस्तेमाल किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के द्वारा। अब यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के अंदर हम देखेंगे कि मैथमेटिशियन है यहाँ पर। कौन है? मैथमेटिशियन। तो मैथमेटिशियन जो है वो इस पूरे के पूरे वर्क के ऊपर अपना काम दे रहे हैं, जिसमें दो जो यहाँ पर मेन थिंकर है वो है थॉमस बेरलुंग एंड बाला कुमार बालाचंद्रन। वाह, एक हमारे खुद के इंडिया से भी हैं। तो हम देखते हैं कि इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोग्राम को ट्रेन किया और उसका काम अब यही है कि ये क्या कर सकता है, इन वेव्स के आने से पहले लगभग 5 मिनट पहले इनके आने की इन्फॉर्मेशन, इनके आने की जानकारी प्रोवाइड कर सकता है, जिसमें जो यहाँ पर शिप्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सो दैट इज़ वाई इट वॉज इम्पोर्टेंट। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है यहाँ पर डाटा गैप की। डाटा गैप की क्या बातें हो रही है कि इंडिया की जो मानसून है उसके ऊपर क्या क्या फ़र्क पड़ा है। देखिए, इंडिया की जो मानसून की फोरकास्ट है उसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हैं। हम शुरुआत से देखें तो हमारे यहाँ पर जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसमें हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर मिडिल ऑफ द मॉनसून 2024 के अंदर वो अपनी अलग अलग आज के समय पे भी क्या कर रहे हैं, फोरकास्टिंग कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर हमें पैचेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि हम मानसून के बिल्कुल बीच में आ चुके हैं। यहाँ पर वेस्टर्न और जो सदर्न भाग है भारत का, वहाँ पर तो फ्लड्स जैसे हालात हो गए हैं। लेकिन जो नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है कि मानसून आई हुई है। बहुत ही कम बारिश हो रही है, लोअर देन यूजुअल, जितनी होती थी उससे भी बहुत कम। जबकि IMD के द्वारा यहाँ पर प्रेडिक्ट किया गया था कि जो बारिश होगी वो नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेनफॉल देखी जाएगी। रीज़न बिहाइंड दैट वॉज ला नीना और एल नीना के बारे में आप लोग यहाँ पर जानते होंगे कि कैसे मेडिटेरियन और पैसिफिक के अंदर जो यहाँ पर परिवर्तन आता है उनकी हवाओं में, विंड्स में, उसमें जब ला नीना कंसेप्ट होता है तो इंडिया में बारिश ज़्यादा आती है, एल नीना होता है तो इंडिया में बारिश कम होती है। लेकिन ला नीना होने के बावजूद भी इस साल में हम देखते हैं कि कैसे जो बारिश है वो काफ़ी हद तक कम हुई है। अब बात करें तो नॉर्थवर्ड मूवमेंट जो है मानसून की वो दिखाई दे रही थी। शुरुआत में काफ़ी स्पीड से भी चल रही थी। हवाएं बिल्कुल ह्यूमिडिटी से भरी हुई है, नमी से भरी हुई है। ह्यूमिडिटी होता क्या है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी। आजकल आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि आपको पसीने बहुत आते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्मी। पहले भी थी, जून से पहले भी थी, लेकिन तब इतने पसीने नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? क्योंकि बहुत रैपिडली जैसे ही कोई भी हवा आपके पसीना बाहर आता था उसी समय पे क्या कर लेती थी, उसको अपने अंदर समा लेती थी, तो आपको उतना फील नहीं होता था। बट नाउ बिकॉज एयर के अंदर पहले ही बहुत सारी ह्यूमिडिटी है, तो इस वजह से हम देख पाएंगे कि कैसे आजकल की जो हवाएं हैं वो आपके पसीनों को भी सोख नहीं पाती होंगी। दैट इज़ द रीज़न। तो ह्यूमिडिटी से भरी हुई है, लेकिन स्टिल क्या नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन नहीं हो पा रहा है। कंडेंसेशन होने के लिए चाहिए ठंडा एटमॉस्फेयर, यानी कि कूल टेम्परेचर। जब कूल टेम्परेचर होगा तो कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो बरसात क्या होगी, नीचे आएगी। ऐसा कुछ भाग जो है खासकर कि वेस्टर्न एंड नॉर्थ इंडिया के जो भाग है उसमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। और खैर अगर हम बात करें कि IMD की प्रेडिक्शंस गलत क्यों जा रही हैं, रीज़न बिहाइंड दैट हम देखेंगे कि क्योंकि IMD के ऊपर जो हम यहाँ पर लोकल सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं वो केवल और केवल इंडिया तक के सब कॉन्टिनेंट के पार्ट को ही यहाँ पर एनालाइज करती है।
प्रॉब्लम होती है जब हमारे पास ज़्यादा डाटा नहीं है बियॉन्ड सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा डाटा नहीं है तो इसी वजह से चाहे कितनी ही कोशिश अब IMD लगे हुए हैं, बहुत बेहतरी से भी काम करते हैं, फोरकास्ट के अंदर में बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट उतने बेहतर अभी तक नहीं आ रहे हैं। देखिए इसका सोल्यूशन यही हो सकता है, क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं है तो इंडिया को अपनी जो फोरकास्ट हो उनको शेयर करना चाहिए कुछ कंट्रीज़ के साथ में, जिससे उनको भी फ़ायदा हो और हमारे साथ में भी वो क्या करें, फिर अपना जो नेटवर्क है वेदर का एंड क्लाइमेट का सब कॉन्टिनेंट के ऊपर का वो शेयर कर चुके और उसके आसपास के एरिया से भी हमें मिले, जिससे हमें क्या हो सकता है कि ज़्यादा जो हमारी एक्यूरेसी है वो आ सकती है इसके अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से GS पेपर 3 में। बड़ी ही अच्छा इसको मैं आर्टिकल बोलना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या इस ब्रह्मांड के अंदर हमसे भी ज़्यादा बुद्धिमत्ता वाली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। क्या जैसे हम इंसानों ने जैसे ही मौका मिला कॉलोनाइजेशन की, उसके बाद में स्लेवरी तक देखने को मिली, क्या सच में कभी ऐसा होगा कि एलियंस धरती पे आएंगे और वो धरती पे आके हम लोगों को कॉलोनाइज कर देंगे? क्या हम भी कभी किसी के स्लेव्स बन सकते हैं? खैर ये सब बातें तो हैं सोचने की, लेकिन कुछ एविडेंस यहाँ पर है, थोड़ा बहुत उस एविडेंस की तरफ हम देखते हैं। अब आपको फिर से कुछ सोचना है, इमेजिन करना है कि आप एक एस्ट्रोनॉमर हैं। एस्ट्रोनॉमर यानी कि अंतरिक्ष जो यहाँ पे वैज्ञानिक होते हैं, राइट? तो आप एक एस्ट्रोनॉमर हैं और आप डीप स्पेस के अंदर देख रहे हो, कुछ सर्च करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि ये जो सवाल मैंने पूछे क्या सच में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। और सडनली आपको एक तारा दिखाई देता है। हमें पता है हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, स्टार फॉर्मेशन का पता है, स्टार की जन्म होता है, स्टार की डेथ होती है। हम लगभग इसको चीज़ों को हम समझते हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट ज्योग्राफी एंड सोलर सिस्टम एंड हम हमारे इस सारी चीज़ों को समझते हैं। सडनली आपने एक तारा देखा और एक तारे के ऊपर आपको लाखों की संख्या में बहुत ही बड़े बड़े सोलर पैनल दिखाई दिए। अब आपको लगा कि ये सोलर पैनल जो हैं ये तो क्या होते हैं, ये तो इंडिया में हमने भी बनाए हैं, अर्थ पे हमने भी बनाए हैं, हम भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका काम होता है क्या, किसी स्टार से, जैसे कि सन क्या है, वो एक तारा है, स्टार है, उससे हमें उससे क्या लेनी होती है, एक्चुअली में पावर लेनी होती है, एनर्जी लेनी होती है। ये भी सही है, लेकिन इंसानों ने आज तक कभी ऐसा कुछ किया नहीं। और करते भी कैसे, क्योंकि हम जो चीज़ को ढूंढ रहे हैं वो 1000 लाइट ईयर्स हमसे दूर है और वहाँ पर हमें दिखाई देता है कुछ ऐसा तारा जिसके चारों तरफ सोलर पैनल्स है। इसका मतलब जो ये इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं इतने ज़्यादा एनर्जी को लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में हमसे ज़्यादा बुद्धिमान सिविलाइजेशन, सभ्यता एग्जिस्ट कर सकती है। खैर अभी हम इतने श्योर नहीं हैं, ये फ़ोटो एक जस्ट कल्पना की गई है कि कैसे ये इस्तेमाल करता होगा। लेकिन इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है डायसन स्फीयर, क्योंकि स्फीयर की तरह आपको दिखाई दे रहा है। डायसन स्फीयर जो है वो पढ़ा था एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे, फ्रीमैन डायसन। 1923 से 2020 तक उनका जीवन रहा और उनकी हाइपोथेसिस थी जो आज तक एग्जिस्टेंस में रही। अब ये कैसे पता चलता है कि ये डायसन है, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसा फोटो नहीं है, राइट? इसका, क्योंकि ये दूर भी बहुत है, इसका पता लगता है इंफ्रारेड, यहाँ पर जो हमें लाइट निकलती हुई दिखाई देती है। साइंटिस्ट ने उनके जाने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा स्टार्स को यहाँ पर स्कैन किया है। मोर देन 5 मिलियन ऑफ द स्टार्स आर scanned by the scientist to know about the Dyson spheres, कि कैसे हम उसको पता लगा। और आफ्टर द एनालाइजेशन ऑफ द डाटा उन्होंने पाया कि 7 स्टार्स ऐसे हैं जिनमें से इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही है जिसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। यानी कि वो क्या है, एक्चुअली में दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल, वो अलग हैं। और अलग हैं तो कहीं ना कहीं जब उसके ये टुकड़ों में समझा जा रहा है तो डायसन स्फीयर जो है वो उसकी एक एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है।
खैर, आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पर फ्रीमैन डाइसन सोच रहे थे, या आज के समय में भी जो और ज़्यादा यहाँ पर काम कर रहे हैं साइंटिस्ट इसके ऊपर, क्या वो सच में ठीक है? क्या सच में यहाँ पर सिविलाइजेशन, हमसे एडवांस सिविलाइजेशन इस ब्रह्मांड के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर मुझे बता सकते हैं। अच्छा लगेगा पढ़कर, समझूंगी मैं भी चीज़ों को। अब हम चलते हैं यूपीएससी मेंस के हमारे कंपोनेंट की तरफ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को। अब आप लोगों ने देखा होगा मेंस में मोस्टली आजकल पैटर्न जो है वो बदल चुका है। पहले सीधे सादे सवाल आते थे, आजकल जो सवाल आते हैं वो होते हैं इंटरलिंकेज के। आपको 2 या 3 चीज़ों को एक साथ दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो उसी लिए मैं क्या करती हूँ, आप लोगों के लिए जो मेंस का कंपोनेंट है इसको लेकर आती हूँ। चलिए समझते हैं एग्रीकल्चर का ये सारा का सारा खेल है। और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की हम बात करें, हार्वेस्ट क्या होता है? किसी चीज़ को हमने अब इस्तेमाल में कर लिया है, यानी कि अब हम उसको ले रहे हैं। हार्वेस्टिंग जो यूज़ होती है एग्रीकल्चर की फील्ड में, वो यूज़ होती है यहाँ पर आफ्टर द रिपिंग ऑफ द फील्ड, राइट। जो हमने बोया था, जो हमने खेती की थी, वो पक चुका और हमने उसको काट लिया, दैट इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग। इसके बाद में भी लॉस होते हैं, खर्चे होते हैं, खराबी होती है, नुकसान होता है। वो क्या है? देखिए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होता है उसको डिग्रेडेशन के तरीके से देखा जा सकता है, जो कि क्वांटिटी में भी होगा, यानी कि 100 किलो यहाँ पर हार्वेस्ट हमने निकाली थी, हो सकता है कि 100 किलो में से जो 1 kg है वो क्या हो गई, डिग्रेड हो गई, ख़राब हो गई, कुछ भी रीज़न थे। वो क्वालिटी में भी होता है कि 100 kg जो निकाली थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब इसको बिकने में या मार्केटिंग होते होते जो समय लगा उसमें क्या हुआ, कम पहुंच पाए। कैसे? चलिए इस डायग्राम से हम समझते हैं। प्रोड्यूसर ने बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस किया, उसने पहले उसको प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग में लगा, जिसमें ग्रेन्स वगैरह जो थे वो कुछ टूट गए, उनकी हैंडलिंग अच्छे से नहीं हुई। फिर ट्रांसपोर्ट के अंदर हम देखेंगे फिर से कुछ हो गया होगा, स्पिलेज वगैरह होगी, कहीं पे थोड़ा बहुत बाहर गिर गया होगा। फिर हम देखते हैं लीकेज हो गई होगी। स्टोरेज में यहाँ पर इंसेक्ट्स लग सकते हैं, मोल्ड्स लग सकते हैं, यहाँ पर रोडेंट्स, चूहे जैसे होते हैं, स्नेक होते हैं, वो कुछ भाग को खा गए होंगे। फिर यहाँ पर रेंसिडिटी हो गई होगी, ओवर रिपनिंग हो गई होगी, ज़्यादा पक गया होगा कुछ सामान, इसलिए वो ख़राब हो गया होगा। फिर उनकी पैकेजिंग होती होगी, पैकेजिंग में भी प्रॉब्लम, पॉलिशिंग वगैरह करनी पड़ती है, एक्सेसिव यहाँ पर पीलिंग की जाती है, ट्रिमिंग की जाती है। अगेन यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ आर डिग्रेडिंग। नाउ एट द एंड में हम देखते हैं कि मार्केटिंग की जाती है, जिसके अंदर कंटेमिनेशन हो सकता है, राइट। देयर इज़ अ चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन इन हेयर। यहाँ पर कुछ न कुछ टॉक्सिसिटी आ सकती है उस चीज़ के अंदर में, या फिर जो फूड्स हैं वो अनसेफ हो सकते हैं, क्वालिटी अपनी ख़राब कर सकते हैं। और एट द एंड जब वो कंज्यूमर तक पहुँचेंगे तो इतनी सारी चीज़ों में से वो इतना सा पहुँच पा रहे हैं। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि ये जो बीच का प्रोसेस है, इसमें कितना सारा नुकसान होता है। इंडिया के ऊपर चलिए कुछ आंकड़ों से समझते हैं। तो क्वांटम जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का इंडिया के अंदर वो सेकंड आता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी एक ऐसी कंट्री है जो दूसरे नंबर पर, जितनी भी यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है उसको नुकसान हो जाता है हार्वेस्ट के बाद में। तो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं यहाँ पर वेस्टेज देखने को मिलती है। और हम देखते हैं कि कैसे हमारा जो एक्सपोर्ट का है ग्लोबल एग्रीकल्चर में वो ओनली 2.4% है, जो कि 8th नंबर पे ग्लोबली आता है। तो अगर हम इतना लॉस ना करें तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे पैमाने पर आगे इतनी सारी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। हम देखते हैं कि लगभग 74 मिलियन 74 मिलियन टन्स फूड जो है वो हम लोग क्या कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं हर साल। 74 मिलियन इज़ नॉट लेस, इट इज़ ऑलमोस्ट कितना हो जाता है, 7.4 करोड़ के आसपास, जो कि लगभग 22% ऑफ फूड ग्रेन यहाँ पर, या 10% अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये लगभग 10% हम क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। अब इसको कौन बता रहा है, ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, तो ये बता रही है। अब बिगेस्ट लॉस जो होता है वो
पेरिशेबल कम्युनिटीज़ में होता है। क्यों होता है वहाँ पे? क्योंकि पेरिशेबल है, विनाशकारी है, नष्टकारक है, ख़राब हो जाती है। खासकर इसमें टमाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एग्स, फिश, ये सारी चीज़ें हैं जो आती हैं। हालांकि ऐसा कोई नेशनल सर्वे नहीं है फूड वेस्ट के ऊपर इंडिया के अंदर, तो हमें ये कैसे पता चल रहा है? देखिए हम समझ में आ रहे हैं ना, ICAR के से हमें पता चल रहा है डाटा से। अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ है, अच्छे से स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं। फिर इनसफिशेंट पैकेजिंग की जाती है या इनअप्रोप्रिएट पैकेजिंग देखने को मिलती है, जिनकी वजह से फिजिकल डैमेज होता है, पेस्ट वगैरह से एक्सपोजर हो जाता है। लिमिटेड मार्केट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो डिले हो जाती हैं और उसकी वजह से वहाँ पर जो ऑप्टिमल राइपनेस आनी चाहिए थी, जितना पकना चाहिए था, वो उतना नहीं हो पाता है। फिर नॉलेज भी इनएडिक्वेट है, कम होती है कई बार, जिसकी वजह से नुकसान झेलना पड़ता है। कई बार कैपेसिटी जो है सप्लाई चेन एक्टर्स की, वो भी उतनी बेहतर नहीं है। हैंडलिंग प्रैक्टिस पुअर दिखाई देती है। इनएडिक्वेट पेस्ट कंट्रोल होता है स्टोरेज के दौरान में। तो ये भी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें शो करती हैं कि कैसे कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम है। तो आज तक क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, चलिए ज़रा उनको समझते हैं। इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी इनिशिएटिव्स है उसमें से सबसे पहले जो लिया गया है वो लिया गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रफ्तार के नाम से, कि हमें क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है, बड़ी स्पीड से काम को करना है। इसके अलावा यहाँ पर MIDH के नाम से भी मिशन बनाया गया है, जो कि है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तीसरा यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है अगमा ARK-NET। अब ये क्या है? ये है इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी अच्छी मार्केटिंग करनी है, अच्छे से समय समय पर क्या हो जाना चाहिए, चीज़ों को बिक जाना चाहिए। इनाम बनाया गया है, इनाम यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के, इसमें आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन भी चीज़ों को बेच सकते हो। नंबर 5 पर बनाया गया है प्रोजेक्ट चाहमान। तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं और ऐसे काम किए गए हैं जिसके तहत में एक तो स्टोरेज अच्छे से हो सके, फैसिलिटेशन अच्छे से हो सके, चीज़ों में डिले ना हो, ये सारी से जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं उनको काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हम देखेंगे किसान रेल को। अब किसान रेल क्या है? ये एक ऐसा इनिशिएटेड कंटेंट बनाया गया है जिसमें जो पेरिशेबल चीज़ें होती हैं, जैसे दूध हो गया या फिर मीट हो गया, फिश हो गया, ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, इनको सरप्लस रीजन के अंदर जल्दी से जल्दी क्या किया जाता है, भेजा जाता है, वहाँ से